नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद देश भर में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट की बौछार हो गई है। कहीं अव्यवस्था के नाम पर, तो कहीं स्कूल के नाम पर, तो कहीं शिक्षा और भ्रष्टाचार के नाम पर। लेकिन सबसे ज्यादा जिस प्रोटेस्ट की चर्चा है वो है आरक्षण हटाओ मूवमेंट। हर्ष दुबे और अजीत भारती की मौजूदगी में सीजेपी की तर्ज पर सोशल मीडिया पेज से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट दूर दिल्ली से चलकर राज्यों तक पहुंच गया है। इसी कड़ी में आरक्षण को लेकर राजधानी लखनऊ की सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। यूपी की राजधानी में लखनऊ में बीते दिनों सवर्ण मोर्चा ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सवर्ण नेताओं की शव यात्रा निकाली गई और उन्हें आगामी चुनाव के लिए चिताया गया। लेकिन क्या है असल मामला, क्या है उनकी मांगे, क्यों उतरे हैं सड़कों पर, इन सभी सवालों के जवाब के लिए सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित अभिनव नाथ त्रिपाठी से विशेष बात की हमारे न्यूज 360 संवाददाता घनश्याम निशांत चौरसिया ने। आप भी सुनिए। सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद एक बार सवर्णों ने एक बड़ा प्रदर्शन का ऐलान किया। जंतर मंतर से लेकर के देश भर के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन किया गया। मूवमेंट है, अलग अलग मांगे हैं। इसमें से कई तबका ये मांग कर रहा है कि पूरी तरीके से आरक्षण खत्म कर दिया जाए। वहीं रिफॉर्म्स को लेकर के भी बातें की जा रही हैं। इन्हीं बातों को लेकर के राजधानी लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन किया गया स्वर्ण मोर्चा के द्वारा। और उसी स्वर्ण मोर्चा के प्रवक्ता हमारे साथ पंडित अभिनव नाथ त्रिपाठी जी है। अभिनव जी, जो प्रोटेस्ट हुआ, जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इसका आशय क्या था? आप आरक्षण हटाना चाह रहे हैं, रिफॉर्म्स चाह रहे हैं, या फिर इसको लेकर के कोई बदलाव चाह रहे हैं? आखिरकार आप लोगों की मांगे क्या है? निशांत जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम आरक्षण रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। हमें इस बात को समझना पड़ेगा जो हम 80 सालों में नहीं समझ पाए। इस देश में आरक्षण की व्यवस्था की जरूरत किसी को नहीं है। इस देश में संरक्षण की आवश्यकता है। संरक्षण और आरक्षण में बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है। उदाहरण के तौर पे आप ये समझ सकते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उसको हाथ पकड़, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। वो संरक्षण देना हुआ। और आरक्षण यह हुआ कि जीवन पर्यंत उसको गोदी में लेके झूलते रहिए। आप जब आरक्षण देते हैं तो किसी को अपाहिज बनाते हैं, आने वाली पीढ़ियों को अपाहिज बनाते हैं। फिर जो संविधान में समानता की बात की गई है तो उसके तो खिलाफ ये हुआ। नहीं, संविधान की बात तो सब लोग करते हैं। संविधान का किताब लेकर के चुनाव लड़ा गया, संविधान की बात को लेकर के भी लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। तो उसी संविधान को आधार बना करके तो किया जा रहा है। तो जो पूर्वजों ने, जो पूर्व में सरकारें या फिर जो भी सोशल रिफॉर्म्स कर रहे थे लोग, उन लोगों ने आखिरकार ऐसा क्या देखा होगा कि उन्होंने आरक्षण इसमें शामिल कर लिया? ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर एक सरकार है यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की, जनसंघ की, पता नहीं कितने लोग आए, कितने लोग गए। सभी लोगों के नज़र में जो आरक्षण और संरक्षण की बात है, तो ये तो संविधान के विरुद्ध की बात हो गई ना। अगर आरक्षण, देखिए, जब जो आरक्षण व्यवस्था बनाई गई थी शुरुआत में आज़ादी के समय में, वो व्यवस्था मात्र 10 साल के लिए थी। और यह बात थी जिनके पास भी संसाधनों का अभाव है, या जो पिछली जगह से आते हैं, पिछली जनजातियों से आते हैं, ऐसी जगहों से आते हैं जहाँ उनके पास संसाधनों का अभाव है, जहाँ शिक्षा प्राप्त करना सरल नहीं है और चीज़ें सरल नहीं हैं, उनको आरक्षण देने की बात थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि 80 साल में हम उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाए। जो 10 साल की व्यवस्था थी, 80 साल में भी उसको पूरा नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आरक्षण वर्तमान में जिसको मिल रहा है वह व्यक्ति उचित व्यक्ति नहीं है। इसलिए क्योंकि आरक्षण उनको मिलना चाहिए था जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, सामाजिक रूप से भी तो कमजोर। असल में इसका आधार जो बनाया गया, चीज़ ये सामाजिक रूप से जो हमें गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। कहाँ किसने कहा सामाजिक रूप से कमज़ोर थे? जो भेदभाव नहीं होता, जो सनातन संस्कृति है, आपके घर में भी विवाह होते होंगे, हमारे घर में भी विवाह होते हैं। एक विवाह जब तक सारी जातियां नहीं इकट्ठा हों तब तक हिंदू का विवाह पूर्ण नहीं हो सकता। हाँ, उसमें तो ये है कि पूरे ज्वार के, पूरे मोहल्ले के लोग आते हैं। हमें इस बात को समझना पड़ेगा, जो ये राजनेताओं ने, भ्रष्ट राजनेताओं ने खास तौर पे इस बात को फैलाया कि यहाँ जाति व्यवस्था है। इस देश में पहले जाति व्यवस्था कभी रही नहीं, यहाँ वर्ण व्यवस्था रही। कार्य के आधार पे लोगों का की जातियाँ तय होती रही, वर्ण तय होते रहे, जातियाँ ना कह के वर्ण तय होते रहे। यही तो अभिनव जी अप्रत्याशित है कि जब वर्ण के हिसाब से ये सामाजिक संरचना हुआ, जात के हिसाब से जब भेदभाव होने लगा, उसी को तो ठीक करने के लिए ये सब सारी चीज़ें। यही तो समस्या है। क्या हिंदुस्तान में चमरवंश का शासन नहीं रहा? वर्तमान में चमरवंश चमार ही जाति के तो लोग हैं।
चमर वंश का मतलब अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो चमर वंश के राजाओं का जो इतिहास है बहुत ही गौरवान्वित इतिहास है। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने काफ़ी मतलब उस समय के रिफॉर्म के लिए उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। यदुवंशियों का शासन रहा है, मतलब कृष्ण जी की जो वंशज हैं, भगवान कृष्ण के वंशज अगर कहें मुझे आरक्षण चाहिए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और शोषण किसने किया? काफ़ी लंबे समय तक तो इस देश में मुगलों का शासन रहा, काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा, उससे पहले मौर्य साम्राज्य रहा। नहीं, उस इतिहास के इतर भी अगर हम बात करें, आज़ादी के बाद की बात करें, तो क्या लग रहा है यहाँ पे भेदभाव नहीं होता है? नीची जातियों को लेकर के टिक्का टप्पड़ी नहीं होता है? आपके साथ पढ़ने वाले छात्र हरिजन नहीं रहे हैं? बिल्कुल रहे हैं। तो आपने किसके साथ आपने भेदभाव कर लिया? ये सब कहने सुनने वाली बातें हैं, ठीक है। कुछ 1% लोगों ने ये कार्य किया होगा, उस 1% के हिसाब 99% को नहीं दे सकते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखिए वर्तमान में तो ये भी तो शोषण का पार्ट है कि बिना किसी गलती के SC ST के मुकदमे लिख दिए जाते हैं। वर्तमान में अजीत भारती के ऊपर जो फॉर्म्स होना चाहिए, ये तो बदलाव कानून नहीं। अजीत भारती पे आएंगे। अजीत भारती पे जो मुकदमा लिखा गया, चंद्रशेखर रावण लिखाया, वो क्या उचित था? ये भी तो शोषण का पार्ट है। अगर हमने शोषण किया तो ये शोषण नहीं हो रहा। शोषण हमेशा हुआ है, हर चीज़ का, हर जो कानून बना है उसका गलत उपयोग किया गया है। तो इसमें तो आप अधिवक्ता भी हैं, आप हाई कोर्ट में बहुत पुराने अधिवक्ता हैं, तो ये अगर गलती, अगर DP एक्ट, डाउरी प्रोविजन एक्ट बना है, तो अगर 2-4 महिलाएं अगर गलत तरीके से आरोप लगा देती हैं, तो जिनको जलाया गया, जिनको मारा गया, जिनको दहेज के लिए हत्या की गई, क्या वो सारे कानून खराब हो जाते हैं? देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, SC ST में जितने मुकदमे लिखे जाते हैं 98% मुकदमों में सजा नहीं हो पाती, फर्जी लिखे जाते हैं। 98% की मैं बात कर रहा हूँ, आप रिकॉर्ड उठा देख सकते हैं। तो रिफॉर्म्स की, उसमें रिफॉर्म की जरूरत है कि उसमें कम से कम लोगों को सजा तक जाए। हत्या में भी लोग छूट जा रहे हैं। समस्या ये है रिफॉर्म की जरूरत पूरी व्यवस्था में है, आरक्षण व्यवस्था में रिफॉर्म की जरूरत है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, ठाकुर भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, हरिजन भी हो सकता है, यादव भी हो सकता है, कोई हो सकता है, जो भी आर्थिक EWS तो दी जा रही है ना। EWS की व्यवस्था जो सरकार ने दी है वो झुंझुना हिलाने के लिए दी है। अच्छा, ठीक है। हकीकत ये है EWS का लाभ अगर आप जमीनी स्तर पर देख लेंगे, वो नाकाफी है जितना स्वर्ण है। भाई वो व्यवस्था ही गलत है, EWS की व्यवस्था भी गड़बड़ है। आप एक तरफ समानता की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप आरक्षण की बात करते हैं, जातिगत आरक्षण की बात करते हैं। अगर समानता लाना है तो जाति यही तो डिमांड की जा रही है जब से आप। समस्या समझिए, बात इतनी है कि अगर व्यवस्था को हम बदलाव की बात करें, समानता की बात करें, तो जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो इसके पास संसाधनों का अभाव है, उसको आप आगे बढ़ा लीजिए, उसको आरक्षण दे दीजिए। उसको आरक्षण न कहकर उसको संरक्षण कहलाएगा वो शब्द। दूसरी बात, हम देश 80 साल हो गए आज़ाद हुए, 80 साल में अगर कोई व्यवस्था नहीं बना सही कर पाए तो आपको क्या लगता है 200 साल में सही हो जाएगी? नहीं, तो ये सवाल हो गया कि 80 साल में अगर ठीक नहीं कर पाए तो उसको अगर किसी को उस कोड है, सामाजिक कोड है, तो 80 साल में ठीक नहीं हुआ तो जिंदगी भर उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये है कि आरक्षण का सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है, और पूरे विश्व में आप कहीं भी प्रतिभाओं का हनन नहीं देखेंगे, सिर्फ हिंदुस्तान छोड़ के, जहाँ 40% पाने वाला व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है और 95% पाने वाला सिलेक्शन नहीं होता है। पूरे विश्व में आप कहीं एग्जाम्पल नहीं पाएंगे, सिर्फ हिंदुस्तान है। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे प्रतिभाओं का हनन तो होता है, और साफ तौर पे दिखता भी है, पटल पे दिखता है। अगर आप बीमार होंगे तो आप उस समय खोजते क्या हैं कि हमें पढ़ा लिखा डॉक्टर मिले, अच्छा डॉक्टर मिले। 40% नंबर वाले पास हुए डॉक्टर पर आप जाते नहीं हैं, उसको हम और आप कौन चेक कर पाता है कि कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कौन? अभी आप चले जाइए, आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, वहाँ अगर सरनेम देख लीजिए, अगर सरनेम गलती से हरिजन बिरादरी का लिखा होगा तो एक बार जरूर आदमी पूछता है, भैया पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत, उसको भी रीजन तो आप उसके डिग्री पे सवाल उठा रहे हैं। मैं 100% डिग्री पे सवाल क्यों उठाना है? 40% पाके मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं अधिकांश जो लोग आ रहे हैं, मैं इस समय 80% जो संख्या आ रही है रिजर्वेशन के नाम पे आ रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ प्रतिभाओं। आपको क्या लगता है कि अभी एक अभिनव जी आरक्षण मिलना चाहिए? नहीं, अभिनव जी इस पे सवाल, चूँकि पत्रकारिता बैकग्राउंड से रहा है, 1 दशक हो गया। गोरखपुर में जब पढ़ाई में कर रहा था, उस टाइम भी मैं मेडिकल कॉलेज के इर्द गिर्द ही रह करके पढ़ाई कर रहा था। तो जितने भी मरीज कम से कम जो मरीज होते हैं, आसपास जानकार, रिश्तेदार या फिर दूर दराज के लोग, वो लोग जब हम लोगों से पत्रकारिता के चलते मदद मांगने के लिए आते हैं, तो उनका यही कहना है कि फलाने डॉक्टर साहब हैं जो बड़ा फेमस हैं,
उनका टाइमिंग जरा ले लीजिए, आप जरा सिफारिश कर दीजिए तो हमको जल्दी देख ले। वो तो कभी नहीं बात की है आज तक, मैंने इतना दिन हुआ कि जरा फला लखनऊ में आप रहते हैं, पांडे जी का करिए, प्रदेश की राजधानी, फलाना उत्तर वो प्रदेश की राजधानी दलित लखनऊ में समुदाय रहते का हैं। एक भी हमको अच्छा डॉक्टर बताइए जो रिजर्वेशन कोटे से आया हो और अच्छा डॉक्टर, एक सिंगल डॉक्टर का नाम बताइए। लेकिन किसी ने ये देख करके तो नहीं पूछा। अरे मैं आपसे आप देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर ऐसा है तो ये भी एक भेदभाव का भी भेदभाव का नहीं भाई साहब। एक एग्जाम्पल है। ये भेदभाव की बात नहीं है। जैसे बात समझिए, अखिलेश यादव के बच्चे को रिजर्वेशन की जरूरत है, असीम अरुण के बच्चे को रिजर्वेशन की जरूरत है। देश भर में कितने सर देश भर में, माफ कीजिएगा, देश भर में कितने अखिलेश यादव हैं, कितने असीम अरुण हैं, कितने नरेंद्र मोदी हैं? साहब मैं आपसे क्या कहूँ, जितने नौकरियां निकलती हैं, सिलेक्शन होते हैं, उसमें यही तो मैं हम बात कह रहे हैं कि समस्या क्या है कि जो रिजर्वेशन कोटे से लोग आते हैं उसमें से 80% लोग वह व्यक्ति सेलेक्ट हो जा रहा है जिसके माँ बाप सरकारी नौकरी में हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, बड़े पोस्ट पे हैं वो, लेकिन वो SC/ST हैं, OBC हैं, इसलिए उनको उसका भी लाभ है। लेकिन इसी बीच में क्रीमी लेयर की जो बात कही गई, आप बात करिए, उसी क्रीमी लेयर की बात की गई। दूसरी बात, अगर दूसरे पहलू के तरीके से अगर देखा जाए तो प्रमोशन में आरक्षण, बात यहाँ तक की जा रही है कि भाई प्रमोशन में आरक्षण, हालांकि कई बार सुप्रीम कोर्ट इस पे इंटरप्ट किया, कई बार सरकारें इस पे नियम लेकर के आई। एक तरफ देश इस तरीके से जा रहा है कि उसको किस तरीके से, अगर 80 साल तक अगर लोग रिफॉर्म्स उसमें नहीं आ पाए, 80 साल में कभी नहीं हो सकता। जब देश का, तो हम आप लोग नहीं है, इच्छा शक्ति हमें आप में नहीं। पूरी बात समझिए, जब देश का प्रधानमंत्री पैदा हुआ सामान्य जाति में, मंडल कमीशन आया, बैकवर्ड हो गया, अभी अति पिछड़ी जात हो गया संसद में बैठ के, हो सकता है भविष्य में दलित, उसके बाद महादलित हो जाए, वो महामानव हो गया। जब देश का अभी प्रधानमंत्री होने के बाद उसको समझ नहीं आ रहा कि उसको अपनी जात बतानी पड़ रही है, उसको बताना पड़ रहा है मैं अति पिछड़ी जात से हूँ, ठीक है। तो इससे ये कभी खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि ये जहर जो है ये राजनीतिक जहर है। तो कौन करेगा? मांगी क्या है आपकी? आप क्या चाहते हैं? अब तो आम जनता रोडों पे आई है। अब आम जनता की मांग है, जो भी पढ़ा लिखा है। मैं आपके बात मैं बताऊँ, आपको आश्चर्य होगा आज के, जब हमने परसों अपना आंदोलन किया, जब हमने संवर समाज के उन नेताओं की अर्थी निकाली जो खामोश हैं, जो किसी बात पे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा, उसमें SC/ST बिरादरी के और OBC बिरादरी के लोग भी थे। वो ये कह रहे थे कि आरक्षण में रिफॉर्म होना चाहिए। उसके पीछे उनका कहना था कि जो एक्चुअल लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। एक्चुअल लोगों में ये तर्क दिया जाता है कि जो OBC में, उसमें कुछ जातियां हैं जो सारे OBC लोगों का आरक्षण को कवर्ड किए हैं। समस्या यही है। दलितों में जो है, जात देखेंगे तो आप कहेंगे यादव जी, कुर्मी जी, हेन तेन लालटेन कहेंगे, इसमें होना ही नहीं, इसमें फंसना ही नहीं हमें। जो भी व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है, आप उसके गाइडलाइन बना दीजिए, वो सबके लिए देश में बराबर कर दीजिए। जो भी आर्थिक रूप से कमजोर, जिसके पास संसाधनों का अभाव है, उसको आप फ्री एजुकेशन दे दीजिए। अभी तो ऐसे, लेकिन फ्री एजुकेशन तो सबके लिए है। सरकार ने भले ही वो जमीन पे धरातल पे, आप गलत दिशा में ले गए। एजुकेशन की व्यवस्था उसके कर दीजिए, उसको और सुविधाएं दे दीजिए, लेकिन उसको ये व्यवस्था बनाइए कि तुम्हें पढ़ाई में 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। तुम MBBS करोगे, MBBS करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन MBBS करना है तो तुम्हें 95%, 98% नंबर लाने पड़ेंगे। उस क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेंगे, आपको सहयोग करेंगे, आपको आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे, आपको मानसिक रूप से सहयोग करेंगे, लेकिन आपको अपनी प्रतिभा को एकदम दिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा आप प्रतिभावान हैं। दबी कुचली प्रतिभाएं जो आ रही हैं वो देश का नुकसान कर रही हैं, और देश का वास्तविक प्रतिभाओं का ना, आप अभी यहीं लखनऊ में चले जाइए, बख्शी तालाब क्षेत्र में आपको सैकड़ों गांव मिल जाएंगे, बख्शी तालाब से लेकर सीतापुर में, ब्राह्मणों के, ठाकुरों के, जहां पे स्थिति यह है कि 5,000 रुपये महीना नहीं कमा रहे हैं। क्या उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? और फिर मैं वही बात कर रहा हूं, इस देश में किसी को आरक्षण की जरूरत नहीं, सबको संरक्षण की जरूरत है। जो भी कमजोर रिफॉर्म सब चाहते हैं वो, ये कि आर्थिक, हम दुखी इस बात पे हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमारे संवर समाज लेके आया, जो 2 सीटों से सत्ता तक पहुंचाया, उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सवर्ण जो है वो हाशिए पे हैं। और दूसरी बात, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार चंद्रशेखर रावण, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे गंदे नेताओं को संरक्षण दे रही है। और आप कहेंगे संरक्षण नहीं दे रही है, तो इसका ज्वलंत उदाहरण है कि ये सब जनता मंतर पे अगर आंदोलन करना चाहते हैं तो इनको परमिशन मिल जाती है, सवर्णों को आंदोलन करने में परमिशन नहीं मिलती है। अब बीजेपी का जिक्र आपने किया, ठीक है, ठीक सवाल। बीजेपी का आपने जिक्र किया,
अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए, सामाजिक तौर पर देखा जाए और इनके अपने पॉलिटिकल अगर एजेंडों को देखा जाए तो कम से कम वो कह रही है, मैं बीजेपी का समर्थक के तौर पर नहीं बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ, बीजेपी की बात कर रहा हूँ। वो तो कहती है सबका साथ सबका विकास। राहुल गांधी जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं वो तो हाथ में संविधान को लेकर के कह रहे हैं कि सारे लोगों पे, कहीं पर भी आपने देखा, पिछले चुनाव में देखा, अभी गुंज कार्यक्रम उनका चल रहा है। नहीं, पूरा सवाल सुन लीजिए प्लीज। उनका साफ तौर पे वो हाथ में संविधान लेकर के क्या करते हैं, सवाल अगर कोई मीडिया कर्मी पूछता है तो क्या कहते हैं, कितने परसेंट के लोग ऊपर बैठे हुए हैं, मीडिया में कितने परसेंट के लोग ऊपर बैठे हुए हैं, किस समाज के लोग हैं वो लोग, और फैक्ट्रियों में जो प्राइवेट है उसमें किस समाज के लोग हैं जो उसको गवर्न कर रहे हैं। यानी वो भी उंगली उठा रहे हैं उसी स्वर्ण जिस स्वर्ण की बात कर रहे हैं। आपने बीजेपी की बात की, पीडीए की बात चल रही है यहाँ पे, जिस प्रदेश में आप प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पे अखिलेश यादव दूसरी सबसे बड़ी दल है यहाँ पे राज्य की सरकार में। अगर राज्य की देखा जाए योगी की सरकार के अगेंस्ट में, वो कह रही है कि मैं पीडीए को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ, वो भी स्वरों की बात नहीं कर रहे हैं। जब मुख्य प्रतिद्वंदी जितने भी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के इतर, वो लोग पीडीए और दलित की बात कर रहे हैं, और आप बीजेपी को क्या, आप जो अभी हाल ही में सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ उसको उससे नज़रअंदाज करने के लिए, उस मुद्दे से भटकाने के लिए तो नहीं आप लोग उतरे हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये बता दें, सीजेपी का हमारा मानना है, सीजेपी का जो प्रदर्शन था वो था तो छात्रों के नाम पर, लेकिन उस मंच का मैं समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि उस मंच से देश विरोधी नारे लगे, सनातन विरोधी नारे लगे, अश्लील कंटेंट चले। हम सीजेपी के उस मंच का समर्थन नहीं करते। हम सीजेपी के मंच के आगे जो खड़े बच्चे थे, जो छात्र थे, उनका समर्थन करते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी की विफलता ये थी कि राम मंदिर चोरी हुई थी, चोरी कांड को बचाने के लिए उन्होंने सीजेपी का मुद्दा ले आए, जिससे आदमी मुद्दा बदल जाए, आदमी भटक जाए। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि सीजेपी का प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो जाएगा, अब आम जनता भी उसमें उतर जाएगी, ये उनको उम्मीद नहीं थी। सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, सीजेपी का प्रोटेस्ट जब बैकफायर किया तो इन्होंने सवर्णों को सोचा कि सवर्णों का एक फिर से सगुफा छोड़ दें, जबकि सवर्ण सगुफा छोड़ने वाला जाति नहीं है। अच्छा, ये मानते हैं कि आप लोगों को भी रेड कार्पेट दिया है सेंट्रल ने? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो ये देखिए, हमारी समझिए बात को। दुर्भाग्य क्या है कि सवर्ण समाज के जो नेता चुन के गए, विधायक और सांसद बने, वह दुर्भाग्य उनका है कि उनके मुंह में दही जम गई। वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, इसीलिए हमने उनकी अभी अर्थी निकाली थी, सांकेतिक अर्थी इसीलिए निकाली थी कि हमारा मानना है कि अनुप्रिया पटेल अपने समाज के बारे में बोलती हैं, अखिलेश यादव अपने समाज के बारे में बोलते हैं, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर अपने समाज के बारे में बोलते हैं, लेकिन वहीं हमारे समाज के नेता कतई नहीं बोलते हैं। उनके मुंह में दही जमी होती है। वो इतने लोभी हो चले हैं कि उनके जब दही जमी, इसी वजह से सवर्ण समाज हाशिए पे जा रहा है। इसीलिए सवर्ण समाज को लगातार चंद्रशेखर रावण जैसे लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग टिप्पणी कर दे रहे हैं। इनकी हिम्मत इसीलिए आती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लग रहा है कि वो सवर्णों की पार्टी है, दूसरी तरफ आप लोग सवर्ण होकर के फिर भारतीय जनता पार्टी को ही हल्कान लाए हुए हैं। सुनिए, आपका भाई अगर आपके साथ विश्वासघात करेगा तो आपको ज़्यादा तकलीफ होगी बजाय पड़ोसी के। भारतीय जनता पार्टी को सवर्ण समाज लाया था और उसने हमारी पीठ पे छुरा भोंका है, तकलीफ हमें उससे ज़्यादा है। दूसरी बात जो आपने कहा, कांग्रेस और सारी पार्टियाँ गड़बड़ हैं, तो अगर कांग्रेस पार्टी गड़बड़ न होती तो हम 2014 में भारतीय जनता पार्टी को लेके ना आए होते। हम ये नहीं कहते हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी गड़बड़, लेकिन आपके प्रोटेस्ट और ये जो सरकार के खिलाफ है उसका तो लाभ तो वही लेंगे। देखिए, चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में, 5 साल में सरकार गिर जाएगी बीजेपी की, तो क्या 5 साल में धरती पलट जाएगी? यहाँ देश में मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, क्या धरती पलट गई? ये वीरों की धरती है। लेकिन जब हम वोट नहीं देने जाएंगे, जब हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो मजबूरी में अगर इनको हमारा वोट चाहिए होगा, क्योंकि एक तो गलत खबर ये भी फैलाई गई है कि हमारी संख्या 10-15% है। हकीकत ये है कि हमारी संख्या 25 से 30% से भी ज़्यादा है। कैसे महाराज, ये कैसे, कब बढ़ गया इतना तेजी से? आपने कोई जाति जनगणना कराई है क्या, या सरकार ने कराई है? कितने परसेंट चले जाएंगे भाई हेल्थ का? और जाति जनगणना कराई है क्या जो ये बताते हैं? मांग तो ओबीसी SC ST वाले कर रहे हैं भाई, जाति जनगणना जितना हिस्से राजनीतिकरण हो रहा है। और दूसरी बात भाई साहब, जो लोग चिल्लाते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, ठीक है, ये हमने जितना त्याग किया है, अगर हमने रियासतें ना दी होती तो वही हम भी तो कह सकते हैं हमारी जितनी भागीदारी देश को बनाने में उतनी हमारी हिस्सेदारी। हमारे अगर रियासतें लड़ाई किससे है असल में? देखिए, लड़ाई किससे लड़ाई राजनीतिक सोच से है और इन गंदे राजनेताओं से है। हमारी SC बिरादरी से लड़ाई है ना OBC बिरादरी से लड़ाई है। लेकिन उन्हीं का हक, आप हक के खिलाफ बात। समस्या ये समझिए बात को,
आपके कम से कम मुझे लगता है 200-400 मित्र होंगे जो SC ST OBC बिरादरी के हैं, ठीक है, उनसे क्या आपकी लड़ाई है? यही तो भारत की खूबसूरती है, इतने बावजूद भी सब लोग एक साथ रहते हैं। किसी की लड़ाई किसी से नहीं है। समस्या क्या है, ये जो उकसाने वाले नेता हैं, चंद्रशेखर रावण, स्वामी प्रसाद मौर्य, यहाँ तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लड़ाई इनसे। और हमें कह तो रही है बीजेपी, आरक्षण जब तक हमारी जान रहेगी तब तक नहीं होगा। चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं कि भूचाल आ जाएगा आरक्षण में छेड़छाड़ हुआ तो। बीजेपी से दोहरा चरित्र किसी का नहीं है। और चंद्रशेखर रावण क्या बोलते हैं, बी टीम है बीजेपी की, बी टीम है। नहीं तो चंद्रशेखर रावण की हिम्मत नहीं थी कि सरकार के खिलाफ और सवर्णों के खिलाफ बोल देते। ये संरक्षण प्राप्त है माननीय नरेंद्र मोदी जी का। अभी अजीत भारती के खिलाफ मुकदमा भी हुआ है चंद्रशेखर आजाद रावण के मामले में, इसको किस तरीके से देखते हैं? जब देश में अंग्रेजों शासन था तो क्रांतिकारियों पर मुकदमे लिखे जाते थे, फांसी होती थी। तो अजीत भारती हमारे समाज का एक क्रांतिकारी व्यक्ति है। इस 1-2 मुकदमे, 4 मुकदमे, 10 मुकदमे लिख जाने से अजीत भारती की सोच को, अजीत भारती के समर्थकों को का आप हौसला तोड़ नहीं पाएंगे। एक नहीं, अजीत भारती एक नहीं 1 लाख अजीत भारती। आप जहाँ अजीत भारती प्रोटेस्ट कर रहे थे वो तो पूरा आरक्षण हटाओ मूवमेंट चला रहे हैं। फिर समस्या यही है, आरक्षण हटाओ मूवमेंट वो नहीं चला रहे थे, वो तो आरक्षण रिफॉर्म की बात पहले बहुत सालों से करते चले आए हैं। दुर्भाग्य क्या है कि हमारे यहाँ एक हर्ष दुबे नाम का एक व्यक्ति आया, 21 साल का अबोध बालक, जो कहीं ना कहीं प्लांटेड था बीजेपी द्वारा। अच्छा, उनकी सगी रिश्तेदार बीजेपी मंत्री हैं, हर्ष दुबे के जी। और हर्ष फिर भी नेतृत्व तो कर रहा था ना भैया। समस्या क्या है ना, पीठ पे छुरा वही भोगता है जो जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, अगर प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा था, मांग दिल्ली की सरकार से थी, तो हमारे यहाँ समाज के एक होता है ना कि हर समाज में आपको विभीषण दिख जाएंगे, हर समाज में आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे जो समाज को तोड़ने वाले हों। उसी में से एक हमारे समाज को तोड़ने वाले माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले मीडिया में 3 दिन पहले वादा किया था कि मात्र 48 घंटे के अंदर हमारी सरकार जो है इस पर कोई फैसला लेगी, केंद्रीय नेतृत्व मुलाकात करेगा और इस पर हम निश्चित तौर पर विचार करेंगे। कहाँ गए? 48 घंटे बीत चुके हैं। समस्या क्या है, ये तो मतलब बीजेपी के हमजा अली मजारी। देखिए समस्या क्या है ना, इनकी कोई विचारधारा तो है नहीं। कांग्रेस में रहते हैं, कभी बसपा में चले जाते हैं, फिर भाजपा में आ गए, हो सकता है उसमें सपा में चले जाएं या उसका कुछ और हो जाए। ये वही तरीके से हैं, ये उस व्यक्ति के हनुमान हैं या ये उस व्यक्ति के पुजारी हैं जो महामानव बताया तो मैंने कि पैदा हुए सामान्य जाति में, मंडल कमीशन आया बैकवर्ड हो गए, फिर महा बैकवर्ड हो गए, फिर हो सकता है भविष्य में दलित महादलित हो जाएं, जो जहाँ जाते हैं वहीं पैदा हो जाते हैं। समस्या ये है, जो जिनके पास 20 साल पुराना मफलत सजोए रहते हैं, मफलत उनके पास 20 साल पुराना गायब नहीं होता। बस हमारे पास 20 साल पुराना मफलत नहीं मिलेगा, आपके पास 10 साल पुराना कपड़ा नहीं मिलेगा कोई, उनका 20 साल पुराना मफलत मौजूद है। समस्या यहाँ है। तो कुल मिला जुला कर अगर इसके कंक्लूजन पे बात करें तो आप लोग चाहते हैं कि आर्थिक आधार पे आरक्षण हो? हम ये चाहते हैं जो भी कानून जातियों को तोड़ने वाला हो, जो भी समाज को तोड़ने वाला। तो जाति हटाओ मूवमेंट काहे नहीं कर रहे हैं महाराज? ये कहिए कि जाति खत्म कर दीजिए। फिर वो जो करते हैं प्रोटेस्ट में, अभी दिल्ली वाला प्रोटेस्ट देखा आपने कि मेरा वर्चस्व ये है, मैं उस स्कूल से आता हूँ, मैं ये समस्या। तो अगर वो चीजें करते हैं, अगर आप ले आइए कानून बना दीजिए कि किसी को अपना सरनेम नहीं लिखना है, जाति जो इसको लेकर के काहे नहीं आप प्रोटेस्ट करने उतरे भाई? आप बताइए, समस्या यही आप लोग साथ है। हर चीज आपको अपेक्षा सवर्णों से है। कभी आप सवर्ण उतरा है मैदान में तो सवर्ण से तो सवाल होगा। सवर्ण मैदान, अच्छा आप सोचिए, सवर्ण किस बात पर उतरा है? आप फिर अलग बात पे, क्योंकि सवर्ण हमेशा से समाज का मार्गदर्शक रहा। सवर्ण इस बात पर उतरा अपने लिए सिर्फ नहीं उतरा है, वो सवर्ण SC ST OBC के लिए भी उतरा है। ये जो पूरा मूवमेंट चल रहा है, कब उतरा है भैया? आरक्षण रिफॉर्म उसी का एक पार्ट है। आरक्षण रिफॉर्म इसी बात करें कि जो वास्तविकता में जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है। आप यहीं बगल में, ये तो उनको खुद उतरना चाहिए यार। समस्या क्या है, उनके नेता जो हैं भ्रष्ट हो चुके हैं, पूरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है, वो नहीं बोल पा रहे हैं। तो हमेशा सवर्णों ने तो आवाज़ उठाई है समाज के। अभी यहीं बगल में 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर जहाँ पर हम लोग कर रहे हैं इस समय इंटरव्यू, इसके 2 किलोमीटर दूर एक गाँव है भीमनगर, चले जाइए। पूरा के पूरे गाँव में आपको 2000, 3000, 4000 कमाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, और उसमें किसी को आरक्षण नहीं मिला। सब हरिजन बिरादरी के हैं, किसी को नहीं मिल रहा, क्योंकि क्रीमी लेयर ही खा जा रही है। हरिजनों के जो क्रीमी लेयर है हरिजनों में, वो सारा आरक्षण खा जा रही है। तो आप कह रहे हैं कि जो आप लोग जो रोड पे उतरे हैं वो उनकी, हम पूरे समाज में जो भ्रष्ट सिस्टम पैदा हो गया, उस भ्रष्ट सिस्टम को खत्म करने उतरे हैं। हम सिर्फ इसलिए नहीं उतरे कि हमें अपने लिए चाहिए,
हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमसे लिख के ले लो, हमें आरक्षण नहीं चाहिए। अगर EWS तो ले रहे हैं आप लोग, फिर वही बात, EWS कितनों मिल रहा है, यही तो जमीनी हकीकत चली जाएगी 10% मिल रहा है जितने लोगों को मिले। भाई साहब, यही तो समस्या है। उसमें भी ऐसा है क्या कि कोई क्रीमी लेयर ही ले पा रहा है? किसी भी एक भर्ती में दिखा दे 10%, 10%, किसी भी एक मैं कह रहा हूँ चैलेंज के साथ। EWS कितना परसेंट है? 10% जो मिलता है कथाकथित कागजों पे है, उसकी फॉर्मेलिटी में 10% लोग पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं। एक IPS हैं, वो जब IPS बनी तो सामान्य में बनी, उसके बाद वो IS में सिलेक्शन हुआ, वो सिलेक्शन हुआ EWS से। अब ये बताइए, पहले रिफॉर्म्स तो उसमें करिए। आपने एक बता दिया उदाहरण, मैं कहिए तो आपको 10 अधिकारी बता। मैं मात्र एक के चलते पूरे समाज पे सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ। बदलाव की, जिस बदलाव की बात आप कर रहे हैं ना, वो बदलाव तो यहाँ पर भी होना चाहिए। जो समाज रोड पे उतरी है, आप समझिए बात को। हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी भी तो हम मानते हैं गलत इंसान है, ठीक है, तो हम मानते हैं हमारे तो मुख्यमंत्री हैं, हम मानते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने समाज के साथ धोखा दिया है और धोखा का ज्वलंत उदाहरण 3 दिन पहले देखने को मिला है। लेकिन मैं हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे, इसीलिए तो रिफॉर्म की जरूरत है, इसीलिए रिफॉर्म की जरूरत है। तो ब्राह्मण के बड़े नेता हैं। तो हर्ष दुबे दिल्ली, सुनिए ना, सुनिए हर्ष दुबे दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। इतने बड़े ब्राह्मण नेता, 2 मिनट लगा हर्ष दुबे लखनऊ में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्या है, ब्राह्मण नेता होते तो कोई एक फिक्स विचारधारा होती। कौन सा विचारधारा है उनका? कभी कांग्रेस में चले जाते हैं, कभी बसपा। क्यों कांग्रेस में क्या ब्राह्मण विरोधी लोग हैं? नहीं, जब वो विचारधारा पे गए थे तो वो समझाते थे कि और पार्टियां ब्राह्मणों का संरक्षण नहीं दे रही हैं। जब वो बसपा में गए तो हमें बताया सिर्फ बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जहां ब्राह्मणों का संरक्षण है। जब वो भाजपा में आए तो सिर्फ भाजपा ही एक पार्टी जहां ब्राह्मणों का संरक्षण है। तो उनका व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत है तो ब्राह्मणों के नेता। जब आपको लाभ लेना हो तो आप कह दो व्यक्तिगत मेरा मामला है, और जब आपको कोई और काम करना हो तो हर चीज जो है कथनियों विश्व से नेता नहीं है पाठक जी का। आपको क्या है, उससे फीता काटने वाले नेता हैं, जिनका विभाग उनसे खुद नहीं संभल रहा। आपको लगता है स्वास्थ्य विभाग उनसे संभल रहा है? उनकी कोई सुनता है? उसके पहले तो पत्र लिखा करते थे, फिलहाल बहुत पत्र, उनके किसी एक पत्र पे कोई कार्रवाई हुई है बता दीजिए। लखनऊ उत्तर प्रदेश की सबसे जर्जर अवस्था है इस समय, व्यवस्था भी चल रही है एम्बुलेंस की, उसमें कुछ नहीं कर पा रहे। अभिनव जी, वो दूसरा टॉपिक है। तो अगर आप लोग आगे क्या करेंगे, क्या करने जा रहे हैं, क्या और मांगे रहेगी और क्या चाहते हैं? तब तक डंक मारते रहेंगे जब तक सरकार इस बात पे मजबूर न हो जाए कि वो आरक्षण रिफॉर्म करे, जब तक मजबूर न हो जाए काला कानून यूसी वापस लें, जातियों को तोड़ने वाला दूसरा कोई नया कानून ना लाए, तब तक डंक मारते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप थे पंडित अभिनव नाथ त्रिपाठी जी, जिन्होंने बताया कि हम आरक्षण की नहीं संरक्षण की बात कर रहे हैं। हम तो सिर्फ सवर्णों के लिए नहीं, SC ST OBC के लिए बात करने के लिए आए हैं, लेकिन ये तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे मन मुताबिक सारी व्यवस्था ना बदल जाए। कैमरामैन मुस्तफा अहमद के साथ घनश्याम निशान चौरसिया, न्यूज़ 360 लखनऊ।